रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आपका फिज़िक्स टीचर आसिफ जावेद। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, ये सेकेंड ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इसकी बहुत अहमियत है। तो ये जो ओम्स लॉ है, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने पेश किया था। और ये जो लॉ है, ये किस मकसद के लिए पेश किया? असल में ये इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज और करंट की बड़ी अहमियत है, और ये वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन को डिस्कस करने के लिए ये लॉ पेश किया गया था। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि है ओम्स लॉ। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, दिस लॉ वाज गिवन बाय जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। और ये लॉ बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस लॉ का जो पर्पस है, असल में ये हमें बताता है, दिस लॉ टेल्स अस द रिलेशन, किसके दरमियान रिलेशन? बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। कि ये लॉ हमें वोल्टेज और करंट के दरमियान में एक रिलेशन बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। क्योंकि जो भी लॉ होता है उसकी स्टेटमेंट होती है, डेफिनेशन नहीं होती। स्टेटमेंट जो होती है वो एक पूरे प्रोसीजर में से गुजर के बनी होती है। ठीक है, तो इसमें जो लॉ पेश किया गया है, इसके मुताबिक द करंट is directly proportional to the voltage across the ends of the conductor provided the physical state does not change देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें बता रहे हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वोल्टेज के। यानी कि करंट का और वोल्टेज का एक गहरा रिलेशन है कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो करंट का रिलेशन है वोल्टेज के साथ, करंट और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली रिलेशन रखते हैं कि वोल्टेज जो है वो बढ़ता है तो करंट बढ़ेगा। यानी इसका मतलब है कि करंट जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर एक देखिएगा, हमारे पास ये कंडक्टर है, एक वायर है। ठीक है, और इसको हमने एक यहाँ पे किसी सोर्स के साथ अटैच कर दिया है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, करंट अपने आप कुछ भी नहीं है अगर वोल्टेज ना हो तो। देखें, चार्जेस तो इस कंडक्टर के अंदर पहले से मौजूद थे, लेकिन अगर बैटरी ना लगी हो या सोर्स कोई भी ना लगा हो तो ये मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब है करंट खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकता। चार्जेस तो कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद थे, लेकिन वो मूव नहीं कर रहे। कि सिर्फ चार्जेस का मौजूद होना करंट नहीं है, चार्जेस का फ्लो करना करंट है। तो अब देखिए, चार्जेस को मूव करवाना है, तो चार्जेस को मूव करवाने के लिए किस चीज की जरूरत चाहिए? उनको पुश करने की जरूरत है। ठीक है, तो वो पुश कहां से मिलेगा? वो बैटरी की मदद से मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर वोल्टेज होगा तो करंट होगा, यानी वोल्टेज होगा तो चार्जेस फ्लो करेंगे, और चार्जेस फ्लो करेंगे तो इसका मतलब है फिर करंट पैदा होगा। और जितना ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करते जाएंगे तो उतना ज्यादा एक कंडक्टर के अक्रॉस करंट जो है वो ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल, जितना ज्यादा वोल्टेज, उतना ज्यादा करंट। यानी कि वोल्टेज जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, वोल्टेज एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और करंट एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। यानी कि करंट जो है वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। मेन चीज इसमें ये याद रखनी है आपने कि वोल्टेज एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है।
क्योंकि आपने देख लिया है सर्किट के अंदर अगर एक कंडक्टर है और इसके अंदर हम बैटरी ना लगाएं, कोई सोर्स ना लगाएं, तो चार्जेस खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते। तो चार्जेस को मूव करवाना है, और चार्जेस को मूव करवाने के लिए हमें पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमें वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हम खत्म करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू 1/r, ये कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और इस r को हम इधर से इधर शिफ्ट कर देते हैं दूसरी साइड पे, तो हमारे पास v इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये ओम्स लॉ की एक मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है, v इज इक्वल टू आई आर। अब स्टूडेंट्स इसमें वोल्टेज और करंट डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट रिलेशन कब तक रहेगा, जब तक ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इसमें ये कांस्टेंट है, तो जब तक ये रेजिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उस वक्त तक ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, उस वक्त तक वोल्टेज और करंट एक साथ बढ़ते रहेंगे। यानी वोल्टेज और करंट का एक साथ बढ़ना, यही तो असल में ओम्स लॉ है कि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, और वोल्टेज कम होगी तो करंट भी कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन को जस्टिफाई करने के लिए, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें रेजिस्टेंस को, ये जो कांस्टेंट है इसको कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस क्या होती है, किसी भी वायर के अंदर ये रेजिस्टेंस क्या होती है। देखिएगा स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। रेजिस्टेंस असल में हमारे पास ओपोजिशन है, द ओपोजिशन offered by the conductor to flow of current, यानी कि करंट के फ्लो में जो ओपोजिशन कंडक्टर की तरफ से मिलती है, यानी कि करंट को जो रुकावट मिलती है, रुकावट का सामना करना पड़ता है चार्जेस को कंडक्टर के अंदर, उस ओपोजिशन को, उस रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस कैसे पैदा होती है। अब देखें कि अगर हमारे पास ये एक वायर है, स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अब यहाँ पे हमने इसको एक सोर्स प्रोवाइड कर दिया एक वायर को, तो इसके अंदर हम जानते हैं चार्जेस तो मौजूद हैं। अब चार्जेस जब मूव करेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब मूव करना शुरू करते हैं तो इनके रास्ते में एटम्स आ जाते हैं। अब जब ये एटम से टकराते हैं, एटम से टकराने के बाद ये क्या होता है, ये अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी उनको ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हुए एटम से टकराते हैं और एटम्स को अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो एटम्स क्या करते हैं उसके बाद, इस कोलिजन के बाद एटम्स जो होते हैं वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और उनकी वाइब्रेशन के नतीजे में वो कभी इधर टकराते हैं, कभी उधर टकराते हैं, और एक बहुत ज्यादा कोलिजन शुरू हो जाता है, और इस कोलिजन के नतीजे में टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, यानी कि चार्जेस का फ्लो कम हो जाता है, और चार्जेस कम फ्लो करेंगे तो इसका मतलब है कि करंट की मिकदार कम हो जाती है, और वो रुकावट पैदा होगी है ना, रेजिस्टेंस पैदा होगी है, तो उस रेजिस्टेंस, उस रुकावट, उस हिंड्रेंस की वजह से करंट का फ्लो कम हो जाता है। तो देखें हमने लिखा है इसकी डेफिनेशन, द ओपोजिशन, वो जो रुकावट है, ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, जो कि कंडक्टर की तरफ से ये रुकावट पैदा की गई है। अब ये डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट तरह की रेजिस्टेंस होती है। कई मटेरियल्स जो होते हैं वो ज्यादा रेजिस्टेंस रखते हैं, कई मटेरियल्स जो होते हैं वो कम रेजिस्टेंस रखते हैं, डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस नेचर का है। ठीक है, और देखिएगा स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टेंस का अगर हमने फार्मूला निकालना हो और इसका यूनिट निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास फार्मूला आ चुका है, V इक्वल टू आई आर। तो देखिएगा V इक्वल टू आई आर, तो इसमें से R निकालना चाहते हैं, पहले तो हमें R निकाल लेना चाहिए रेजिस्टेंस इसी फार्मूले से। तो हमारे पास वोल्टेज को हम जब करंट पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस निकलती है। अब इसके यूनिट की तरफ जा रहे हैं हम कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर ये जो सर्किट के अंदर हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया है वो अगर 1 वोल्ट हो, व्हेन द पोटेंशियल इज 1 वोल्ट एंड 1 एम्पीयर करंट इज पासिंग फ्रॉम द कंडक्टर, देन द रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। तो उस वक्त रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम होगी। दोबारा रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स,
कि कहते हैं कि जब रेजिस्टेंस 1 ओम कब होती है, रेजिस्टेंस 1 ओम उस वक्त होती है, ये रेजिस्टेंस का यूनिट जो है ना वो ओम है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस उस वक्त होती है जब किसी भी कंडक्टर को जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर करंट पास कर सके, तो उस वक्त उस वायर की, उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या होता है, ओम। ठीक है, और इसका सिंबल हमारे पास ये वाला है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, ओम। ये वोल्ट पर एम्पियर है, ये वोल्ट पर एम्पियर के बराबर है। 1 ओम जो होता है वो 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल हो तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है तो देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है। देखें, रेजिस्टेंस के जो फैक्टर्स हैं उनको देखें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। सबसे पहला फैक्टर देखें स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। कंडक्टर की लेंथ को हम चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास लेंथ इतनी है, फिर उसके बाद हमने उस कंडक्टर किसी और कंडक्टर ले लिया तो उसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी, और अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी तो यहाँ पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी चीज कि ये जो रेजिस्टेंस है ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर किसी वायर का एरिया बढ़ा दिया जाए या एरिया कम कर दिया जाए उससे भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक वायर का एरिया बढ़ा रहे हैं, एरिया बढ़ने से, ठीक है, पहले एक वायर थी उसका एरिया इतना था, फिर इतना हो गया, फिर उसके बाद इतना कर दें, एरिया को बढ़ाते चले जाएं, जैसे जैसे एरिया बढ़ता चला जाएगा, एरिया अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अब रास्ता ज्यादा आ गया है, चार्जेस के फ्लो करने के लिए उनके पास रास्ता ज्यादा है, कोलिजन कम होगा, और अगर कोलिजन कम होगा टेम्परेचर यहाँ पे कम पैदा होगा। ठीक है, और टेम्परेचर की वजह से आगे ये देखे ना, हम जो थर्ड वाला फैक्टर है वो क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ भी चेंज होती है। ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है। ठीक है, तो इसलिए हमें टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जब हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो उसके लिए हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज और भी है जिसके साथ इसका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाती है, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि मटेरियल को चेंज करने से भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन, जो स्टेटमेंट हमारे पास थी उसके अंदर यहाँ पे फिजिकल स्टेट के बारे में भी कहा गया है। देखिएगा, इसकी स्टेटमेंट की तरफ दोबारा आते हैं। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल या वोल्टेज। करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे एक कंडीशन लिखी हुई है, प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज, कि उसमें जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि फिजिकल स्टेट से मुराद यहाँ पर क्या लिया जा रहा है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है, और रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाती है तो ओम्स लॉ लगेगा नहीं, ओबे नहीं करेगा। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, और अगर ये फैक्टर्स इनमें से कोई चीज चेंज होती है तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, और रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाएगी तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब सब्सटेंसेस भी दो तरह के होते हैं, ये जो मटेरियल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ओमिक सब्सटेंसेस, एक होते हैं ओमिक सब्सटेंसेस, ठीक है, और दूसरे कौन से, नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ओमिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। यहां हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ओमिक सब्सटेंसेस, ओमिक सब्सटेंसेस, ओमिक सब्सटेंसेस, such substances which obey Ohm's law। Ohm's law ऐसे सब्सटेंसेस स्टूडेंट्स जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ओमिक सब्सटेंसेस। जैसे जिनमें
अगर हमारे पास वोल्टेज बढ़ेगा तो उसके साथ साथ करंट भी बढ़ेगा, यानी वोल्टेज और करंट उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट भी बढ़ रहा है। जैसे ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे हमने वोल्टेज को अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया, करंट को हमने अलोंग वाई एक्सिस ले लिया। वोल्टेज को अलोंग एक्स एक्सिस लेने की भी एक रीजन है, और वो रीजन क्या है कि वोल्टेज एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं करती। अब वोल्टेज को हमने अलोंग एक्स एक्सिस लेना है, तो देखिएगा हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सपोज कर लें यहाँ पे हमने लिख दिया 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर यहाँ पे 10 ओम। ये हमारे पास एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या आ गई, वोल्टेज आ गई। वोल्टेज को हमने अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया, और करंट हमारे पास यहाँ पे सपोज कर लें ये 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 8 एम्पेयर और ये 10 एम्पेयर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं और करंट भी बढ़ रहा है, देखें शुरू में वोल्टेज को बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 2 वोल्ट बढ़ गई, तो करंट भी उसके साथ बढ़ गया 2 वोल्ट, 2 एम्पेयर। उसके बाद देखें वोल्टेज फिर 4 पे चली गई और करंट भी 4 पे चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद वोल्टेज बढ़ रही है, 6 पे चली गई और करंट भी 6 एम्पेयर पे हो गया, ठीक है। वोल्टेज 8 वोल्ट चली गई और करंट जो है वो 8 एम्पेयर पे हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज और करंट एक साथ बढ़ रहे हैं, और जब वोल्टेज और करंट एक साथ बढ़ रहे हो तो हमारे पास जो ग्राफ हासिल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। वो एक ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन ये बताती है कि वोल्टेज और करंट एक साथ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी कि उनमें करंट और वोल्टेज एक साथ बढ़ रहे हो, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ओमिक सब्सटेंसेस, जिसमें हमारे पास इनकी एग्जांपल क्या है, सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है और कॉपर वगैरह, ठीक है। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें हम अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो साथ साथ करंट भी बढ़ता है। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, नॉन ओमिक सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। ये स्टूडेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, सच सब्सटेंसेस which do not obey Ohm's law। Ohm's law को ये obey नहीं करते, ठीक है। अब देखिएगा कि ये जो Ohm's law को obey नहीं करते, तो इनकी भी दो तरह की कैटेगरी बनती है। एक वो जिनमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और एक वो जिनमें रेजिस्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस और टेम्परेचर ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। ये जिनमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं या रेजिस्टेंस टेम्परेचर इनवर्स रिलेशन रखते हैं, ये सारे नॉन ओमिक सब्सटेंसेस हैं, यानी कि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो उसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है, जैसे हमने ये एक वो कांच वाला बल्ब यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर यहाँ पे एक फिलामेंट स्प्रिंग सा लगा हुआ नजर आता है आपको। तो ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट असल में शुरू में ओम्स लॉ को ओबे कर रहा होता है, क्योंकि शुरू में जब हम इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो करंट भी साथ साथ बढ़ रहा होता है। तो उस वक्त वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, यानी कि इस तरह का ग्राफ हमारे पास आ रहा होता है। वोल्टेज और करंट के दरमियान में ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा होता है कि शुरू में हमने उसको वोल्टेज प्रोवाइड किया, जितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ही करंट प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम इसका वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट भी बढ़ता जा रहा है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती जा रही है, ठीक है। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि बल्ब जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे बल्ब गर्म होना शुरू हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई तो इसका मतलब है ये तो एक स्ट्रेट लाइन हासिल हो रही थी जो कि ओम्स लॉ को ओबे कर रहा था। तो फिर क्या होगा, जब इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रही, और जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रही तो इसका मतलब है कि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। बिल्कुल ये इस तरह से स्ट्रेट नहीं जाएगा, इसकी जो ग्राफ है वो थोड़ा सा कर्व लाइन हासिल हो जाएगी। इसका मतलब है रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रही, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गई है।
इसका जो कर्व लाइन है ना ये नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे कम हो गई है, रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये उस वक्त तक ओम्स लॉ को ओबे कर रहा था जब तक कि वोल्टेज और करंट एक साथ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वोल्टेज और करंट एक साथ नहीं बढ़ेंगे। यानी देखें कि वोल्टेज तो बढ़ रही थी लेकिन उसके लिहाज से करंट नहीं बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा और इसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर आपस में डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, एक कैटेगरी वो भी है कि जिसमें रेजिस्टेंस को और टेम्परेचर के दरमियान में रिलेशन चेक किया जाए तो वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास कैसा ग्राफ होगा, उसमें हमारे पास एक इस तरह की कर्व हासिल हो जाएगी, यानी ये वोल्टेज है ये करंट है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनकी एग्जांपल क्या है, इनकी एग्जांपल हमारे पास है सेमीकंडक्टर डायोड्स वगैरह होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर्स वगैरह और सिलिकॉन और जर्मेनियम और इसके अलावा डायोड वगैरह से होते हैं, वो सारे जो होते हैं वो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का उनका आपस में इनवर्स रिलेशन होता है और उसके लिए हमारे पास जो ग्राफ आता है वो इस तरह की एक कर्व लाइन हासिल होती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स अब देखिएगा कि इस टॉपिक की आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करिएगा। जो चीज़ आपको ना समझ आई आप दोबारा से पूछ सकते हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर औकात हम ये करंट और वोल्टेज के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यही शुरू में हम पढ़ रहे हैं कि करंट और वोल्टेज के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो इसको हम I प्रोपोर्शनल टू V भी लिख लेते हैं और V प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन इन दोनों में फर्क है स्टूडेंट्स, अब वो फर्क हम आज डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लिखते हैं ना कि करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यही है कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे दिखेगा डिपेंडेंस के लिहाज से अगर इस रिलेशन को चेक किया जाए कि यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन है ये बता रहा है कि वोल्टेज एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा और वोल्टेज कम हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। इसलिए टेक्निकली ये वाली टर्म ठीक है और ये वाली जो टर्म है ये टेक्निकली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिएगा, इसमें कह रहे हैं कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा और करंट के बढ़ने से वोल्टेज नहीं बढ़ता, क्योंकि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है। ठीक है ना, वोल्टेज एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और करंट पे वोल्टेज डिपेंड ही नहीं करता। जैसे आपको एग्जांपल दी है कि अगर अब ये वोल्टेज प्रोवाइड ना करें तो क्या चार्जेस मूव करेंगे? नहीं करेंगे। चार्जेस को मूव करवाना है, चार्जेस को पुश करना है, तो चार्जेस को पुश करने के लिए वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। खुद ब खुद चार्जेस जो है वो करंट पैदा नहीं कर सकते, चार्जेस मूव करेंगे तो करंट पैदा होगा। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि करंट की डेफिनेशन ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। अब फ्लो करेंगे चार्जेस, अगर एक कंडक्टर के अंदर चार्जेस मौजूद हैं तो क्या करंट है? नहीं है। तो उनको मूव करवाना है और उनको मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वोल्टेज यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और इसके लिए आप इस तरह लिखना नहीं, ये टेक्निकली गलत है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टर्म है आपने जो यूज करनी है वो ये वाली यूज करनी है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। यानी ये बताती है, ये वाली टर्म बता रही है, ये रिलेशन बता रहा है कि वोल्टेज एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और करंट एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो बाकी आपको कहीं से अगर ना समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।